A very beautiful good morning to all of you, my dear friends. Welcome to the Question Factory. I am Aman, and today here I am going to talk about rest question of History 500 Shooters. This is the lecture part 4 और यहाँ हम बचे सारे डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। तो ये 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ये वीडियो बायलिंगुअल होगा, इसमें हिंदी में बोला जाएगा और अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा, और यह सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, 81 नंबर क्वेश्चन है, प्लेस क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग ट्रीटी। अब आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है कि कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ, मतलब एक सीधे तरीके से, मतलब एक समय के अनुकूल सीधे तरीके से कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है, प्लीज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग ट्रीटी, कौन सा पहले समझौता हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले हुआ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था, जो टीपू सुल्तान का दोनों बेटे को लेके चला गया था, 3 करोड़ रुपया वॉर इंडिमनिटी। तो आप उसको याद कीजिए। उसके बाद आपका ट्रीटी ऑफ बैसिन, मराठा से रिलेटेड, और सबसे अंतिम में हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, तो हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी तरह कौन घटना पहले हुई थी, क्रमबद्ध तरीके से। आप इसका सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से कौन सा घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो इसी में ट्रीटी की बात की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इज ऑल्सो नोन एज, 1999 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, उसको और क्या बोला जाता था। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म तो बोला जाता था 1909 को, ठीक है, और मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1909 को बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 में आया था, और पिट इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, तो हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला जज कौन बना था, एलिजा एम्फे। और मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वो कौन था, तो मॉन्टेगू उस वक्त का, तो उस समय मॉन्टेगू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और कैम्सफोर्ड जो था वो यहाँ का वाइसराय था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब थोड़ा जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, वो पहले की बात है, और पिट इंडिया एक्ट 1784। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात किस एक्ट में की गई थी, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में की गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पहले जज कौन बने थे, तो एलिजा एम्फे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने थे। मोंटेमोर्लो रिफॉर्म के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जो 1909 में आया था, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम की बात इसमें की गई थी, और रिप्रेजेंटेशन की बात इसमें की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता किसको बोला जाता है, तो एलन ऑक्टावियन ह्यूम को बोला जाता है, क्योंकि 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, और WC बनर्जी और दादा भाई नेहरू जी के साथ। ठीक है, और थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। एलन ऑक्टावियन ह्यूम जो थे भारत के सिविल सर्वेंट थे, और वो एक ब्रिटिश थे, और वो पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जिनको बार बार पूछा गया है। और सेफ्टी वेल्व थ्योरी बोला जाता है। कांग्रेस के बनने का कारण यह था कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी, कि देश के अंदर कोई भी गतिविधि हो रहा है तो इस बात का जानकारी अंग्रेज सरकार को मिलता रहे, इसीलिए कांग्रेस को बनाया गया था। लेकिन हुआ इसका उल्टा, कांग्रेस भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुख्य संगठन बन चुका बाद में। पहले तो इसकी शुरुआत एक नरम दल के नेता के साथ होती है, फिर गरम दल, और फिर नेशनलिस्ट, सब सारे इसमें इंक्लूड हो गए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, इसके पहले मुस्लिम जो थे वो कौन प्रेसिडेंट बने, तो इसके मुस्लिम फर्स्ट प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन तैयब जी। वो कौन सा सेशन था, वो तीसरा सेशन था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो ने तो ज़्यादा डीप, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ ओवरव्यू देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन कलकत्ता इन 1916 AD। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कलकत्ता में किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया है।
तो एनी बेसेंट द्वारा कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। इंडिया में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उसको चला रही थी। यह पहली महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ऑन हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स टू। तो किससे वो ये चीज़ सीखे थे, किससे इंस्पायर होकर के वो सीखे थे? तो डेविड थोरियो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इससे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। डेविड थोरियो के ही इंस्पिरेशन से महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स जो है उनसे इंस्पायर होकर के वो यहाँ पे अपनाए थे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो 1857 के रिवोल्ट को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिगेन पावर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि बाकी जो अन्य हैं वो बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम यदि एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करें तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाए और आप लोगों को ज़्यादा देखना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटा वीडियो में आप मैक्सिमम जो है कंटेंट को देख सकें और ज़्यादा उसमें बेटर बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो समूह को मिलाना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज इसको बोला जाता है, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। ठीक है, किसने की तो यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर दिया गया है कि ये स्थापना कहाँ हुई थी। तो ब्रह्म समाज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वो बंगाल में है। ठीक है, और वेद समाज की स्थापना जो है वो मद्रास में हुई थी, और आर्य समाज की स्थापना नॉर्थ समाज इंडिया, नॉर्थ इंडिया नॉर्मली बोल सकते हैं, प्रार्थना समाज बॉम्बे। तो ऐसे एलिमिनेट करके बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया जा सकता था कि ज्योतिबाई फुले जो स्थापना किए थे उसका क्या नाम था? ज्योतिबाई फुले द्वारा स्थापना की गई सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना ज्योतिबाई फुले द्वारा की गई थी, और वो की गई थी कहाँ? तो वो की गई थी बॉम्बे में। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना किसने की? यह भी पता होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज आत्माराम पंडुरंग, प्रार्थना समाज। इसी तरह आपको ये देख लेना है कि किसकी स्थापना किसने किया, और ये तो यहाँ सिर्फ ये दिया गया है कि कहाँ पे इसकी स्थापना हुई। तो हम लोग ज़्यादा इसके भी डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू अंडर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के अंदर में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो किस प्रकार का सिस्टम था? तो इट वॉज मेनली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द टीपू। जो टीपू अपॉइंट करते थे उसी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उसी के द्वारा कलेक्ट की जाती थी। सिंपल है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हु वाज द एडवोकेट एट द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। वो कौन से ऐसे एडवोकेट थे जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल में सम्मिलित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में ये भी पूछा गया 66 बीपीएससी के क्वेश्चन में। ठीक है, और बहुत लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूलाभाई देसाई। ठीक है, और ये दिल्ली के रेड फोर्ट जो लाल किला है वहीं पे ये ट्रायल चला था बहुत, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायल माना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मठ। आनंद मठ के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। आनंद मठ जो है ये किताब है, और इसी किताब से वो जो है कविता जो ली गई है इसी किताब से ली गई है। ठीक है, ये जो वंदे मातरम ली गई है 1800, ये इसका 1882 है। ये सन्यासी रिवेलियन हुआ था बंगाल में। ठीक है, इस सन्यासी रिवेलियन के पे किताब लिखी गई है आनंद मठ, और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम का जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में। ठीक है, तो हम लोग को इतना इसमें से डिटेल्स थोड़ा सा याद रखना है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज। तो इस सवाल को भी हम लोग पहले देख चुके हैं, लॉर्ड मैकॉले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विलियम बेंटिक के टाइम में आया था और अंग्रेजी की बात की थी कि इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि वो
ब्रिज की तरह काम करना चाहता था इंडियन और ब्रिटिश के बीच में, और जब तक वो अपर क्लास को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो वो ब्रिज की तरह काम नहीं करेगा। इसका मेनली उद्देश्य यही था। लॉर्ड मैकेले का 1835 के आसपास शायद ये आया था, मुझे एग्जैक्टली इसका डेट नहीं पता, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकेले। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी इन साउथ अफ्रीका? कौन से ऐसे थे इन चारों में से जो गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में विजिट किए थे? ठीक है, तो इसका आंसर आप पॉज करके वीडियो को दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। कहीं भी पूछा जाए कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस? साल्ट सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया वो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930। 12 मार्च 1930 से साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, जो साबरमती से लेकर के दांडी तक चला था, साबरमती आश्रम। और यह 14 दिन का मार्च था, टोटल 24 दिन का मार्च था। बीपीएससी में इस बार ये क्वेश्चन आया है कि ये साल्ट सत्याग्रह कितने दिन का था, तो यह 14 नहीं, माफ़ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, ये 24 दिन का मार्च था। ठीक है, 12 अप्रैल तक चला था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। थ्रू विच एडुकेशनल रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैम इनटू एग्जिस्टेंस? कौन से रिपोर्ट के द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आया था? तो इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब है वैसे वुड डिस्पैच एक्ट। वुड डिस्पैच एक्ट आया था, उसके अंतर्गत कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी वो अस्तित्व में आई। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वुड डिस्पैच रिलेटेड टू द एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड था, इसीलिए आया था वुड डिस्पैच के अंतर्गत। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन विच ईयर? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था किस वर्ष में भारत आया था? तो इसका साधारण सा जवाब है 1942, क्योंकि एक सेकेंड नहीं, 1942 नहीं, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और इसी के तहत भारत को आज़ाद करने की बात की गई थी पहली बार, और 2 नेशन थ्योरी भी इसके बाद आई थी माउंटबैटन प्लान में। कैबिनेट मिशन 3 आदमी का मिशन था, इथेक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, और एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वो कौन से थे, और उस समय का वाइसराय कौन था यह भी आपको कमेंट में बताना। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल तो इतना ही सवाल है, इसका पार्ट 5 आएगा, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी इसका बचा हुआ अभी क्वेश्चन है। अभी 500 का ये सीरीज है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और वीडियो यदि नहीं अच्छा लगे तो आप इसको डिसलाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे डिसलाइक भी बहुत पसंद है और लाइक भी मुझे बहुत पसंद है। और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और इसमें और क्या रिफॉर्म्स किया जा सकता है। आपको लगता है कि कुछ लेक्चर स्टार्ट होना चाहिए, कोई दूसरा लेक्चर स्टार्ट होना है, तो वो भी आप कमेंट करके नीचे में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैव ए गुड डे।